करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूल और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। देश किसान हमारे किसान मेहनत से बनाते हैं अपनी पहचान, भविष्य के निर्माता हैं, यही तो अन्नदाता है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। मैं हूं नमिता। नए साल की शुरुआत हो चुकी है और हमें पूरा विश्वास है कि ये साल आपके लिए सुख, समृद्धि और बरकत लेकर आया है और आप अपने मार्ग में यूं ही सफलता की मार्ग पर चलते जाएंगे और सफलता हासिल करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है तो बिना देर किए हम देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। सबसे पहले किसान भाइयों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची के पशुपालक मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से ले सकते हैं कई लाभ। लोहरदगा में कॉर्प हैचरी और रियरिंग तालाब के लिए ले सकते हैं अनुदान। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा ज्वाला। अब समाचार विस्तार से। रांची जिला में ग्रामीण स्तर पर गौपालन क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अनुदान पर 2 गाय, हस्तचालित चारा कटर मशीन, वर्मी कंपोस्ट यूनिट, पनीर और खोआ मेकिंग यूनिट और वर्मी कंपोस्ट यूनिट का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए रांची जिला गव्य विकास कार्यालय में 10 जनवरी तक आवेदन दे सकते हैं। लोहरदगा के मछली पालक अनुदान पर कॉर्प हैचरी की स्थापना और मछली बीज उत्पादन के लिए रियरिंग तालाब का निर्माण करा सकते हैं। कॉर्प हैचरी की कुल योजना लागत 25 लाख रुपए प्रति इकाई है। इसमें 10 लाख रुपए का अनुदान सरकार देगी, जबकि रियरिंग तालाब निर्माण की कुल योजना लागत 7 लाख रुपए प्रति इकाई है। इसमें सरकार 4,50,000 रुपए का अनुदान देगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए 6 जनवरी तक जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। किसान भाइयों, रस चूसक कीटों की रोकथाम के लिए जैविक उपचार ज्यादा फायदेमंद होगा। इसके लिए खुद अपने घर में 10 पर्णी जैविक घोल तैयार कर सकते हैं। इसे कैसे तैयार करें, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान बंधु, अगर हम लोग रस चूसने वाले कीटों की अगर बात करते हैं तो उसमें घर में निर्मित हम लोग वैसे अगर किसान बंधु के पास देसी गाय है तो उनका जो है 5 लीटर अगर 1 किलो हम लोग वैसे 10 पत्ते लेते हैं, जिसमें जो है उसमें देखते हैं कि जानवर नहीं खाते हैं, तो उसका बराबर भाग अगर 100 ग्राम अगर हम लोग लेते हैं तो 1 किलो हो गया। और 5 लीटर उसमें गौमूत्र को डाल करके लगभग 10 दिन तक उसको जो है बढ़िया ढंग से डिकम्पोज करते हैं, सड़ा लेते हैं और फिर उसके बाद छान करके रख लेते हैं। तो 4 से 6 महीना तक जो है इसको हम रस चूसने वाले कीटों के अगेंस्ट में इसका छिड़काव कर सकते हैं। और ये है कि 1 लीटर पानी में अगर आप जो है 1 महीने से नीचे पौधे हैं तो उसका 100 ml और 1 महीना से ऊपर है तो जो है उसका 150 ml पर लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव किया जा सकता है। किसान भाइयों, मिर्च की बसंतकालीन खेती के लिए अभी से लेकर फरवरी तक फसल लगा सकते हैं। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला या KA2 लगाएं। मिर्च की बुआई में 1 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 50 सेंटीमीटर और पौधों के बीच भी 50 सेंटीमीटर की ही दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद आंध्र ज्योति, पूसा सदाबहार, NP 46A, पूसा ज्वाला और KA2 की उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल हरी फली प्रति हेक्टेयर है। फिंगर वीडर एक ऐसा कृषि उपकरण है जो खरपतवार निकालने के काम में उपयोग किया जाता है। ये खासकर प्याज सहित अन्य सब्जी फसलों से खरपतवार निकालने में ज्यादा उपयोगी है। इसकी कार्यक्षमता 6 से 7 डिसमिल प्रतिदिन है। आइए जानते हैं भिंडी फसल में बिना रासायनिक दवा के बंधक और फल छेदक कीटों से बचाव के उपाय के बारे में।
किसान भाइयों, खेत में भिंडी फसल लगाने से 1-1.5 महीना पहले खेत के चारों ओर घेराबंदी के तौर पर 2 कतार मक्का या ज्वार फसल लगा दें। इस घेरे के अंदर की भूमि पर भिंडी लगाएं। इससे भिंडी में बंधक और फल छेदक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। मंडी का भाव, मौसम का मिजाज, नीति, तकनीक, उपकरण के बारे में जाना और भी बहुत सारी बातें आपके साथ यूं ही करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये छोटा सा विराम। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। तो चलिए बिना देर के हम सीधा चलेंगे स्टूडियो, जहां हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, तसर उत्पादन की दृष्टि से झारखंड एक समृद्ध राज्य है। यहाँ की एक बहुत बड़ी जनसंख्या तसर उत्पादन में लगी हुई है। तमाम तकनीकों की जानकारियाँ हम आप तक पहुँचाते हैं ताकि तसर का उत्पादन और भी बेहतर हो सके।
आज इसी क्रम में हम आपको जानकारी देंगे कि तसर जो आप निकालते हैं, तसर का जो कीट पालन करते हैं, उसके बाद प्रक्षेत्र का विसंक्रमण कैसे करें। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर के सत्यनारायण। डॉक्टर के सत्यनारायण निदेशक हैं केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पिस्का नगरी में। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। जोहार। किसान भाइयों, तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, जब हम तसर की बात करते हैं, झारखंड में बड़े पैमाने पर तसर का उत्पादन होता है, आप यहाँ निदेशक हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम विसंक्रमण की बात करते हैं, विसंक्रमण है क्या? ये बहुत सारे किसान भाई जो जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो नए जुड़े हैं, उनके लिए ये जानकारी होनी चाहिए कि विसंक्रमण क्या है। विसंक्रमण एक क्रिया है कि ताकि जहाँ कृमि जो बीमारी फैलाता है और बाकी जो कीट रहता है, जो पेस्ट जो बोला जाता है, ये सभी को निकाल के ताकि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने का एक चेहरे है वो। तो जब हम झारखंड की बात करते हैं तो एक समय होता होगा, इसकी तसर का उत्पादन का एक समय होता होगा, कई चक्रों में तसर का उत्पादन होता है। तो विसंक्रमण का कार्य जो हम करें वो कब करें, कब ये करना चाहिए? अभी सभी किसान भाई बहन जो भी करते हैं विसंक्रमण, जो फसल लेने के पहले बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन जो विसंक्रमण का जो क्रिया जो फसल लेने के बाद भी, जैसा अभी यहाँ जो बायोवोल्टेन हम यहाँ फसल लेते हैं, जो दिसंबर अंत तक पूरा उसका जो कोसा का हमारा उत्पादन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो अभी नेक्स्ट जो फसल आएगा जुलाई तक, लेकिन इस बीच में जनवरी से लेके मई तक बहुत सारा विसंक्रमण का चर्या बहुत जो हमारा किसान लोग लेना पड़ता है ताकि आगे बीमारियां नहीं फैलेगा। बिल्कुल। क्योंकि जो फसल के पहले विसंक्रमण तो ज़रूर बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन इसका बहुत कम लोग इसके ऊपर ध्यान देते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। लेकिन डॉक्टर साहब, किसान भाइयों को ये जानना जरूरी है कि वो तमाम तकनीकें अपनाते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, उत्पादन करते हैं, लेकिन ये जानकारी नहीं होती है कि वो कर क्यों रहे हैं। जैसे हम विसंक्रमण की बात कर रहे हैं, विसंक्रमण जरूरी क्यों है, क्यों विसंक्रमण करना चाहिए किसान भाइयों को? जैसा पहले बताया, जो कृमि से जो भी पैथोजन हम बोला जाता है, बहुत सारा जो डिसीजेस फैलाता है, बीमारियां, जैसा वायरसिस होता है, बैक्टीरियासिस होता है, पेब्रिन होता है, ये मेन जो बीमारियां रहा। इसके अलावे बहुत सारा जो पेस्ट जो है, ये बीमारियां और पेस्ट बहुत सारा जो लॉस पहुंचाता है जो कोसा का उत्पादन में। इसको बीमारियों को कम करने के लिए और विसंक्रमण करने के लिए विसंक्रमण करने का बहुत ज़रूरी है, ताकि अपना आय बढ़ाने का इससे होता है। बिल्कुल, अगर विसंक्रमण नहीं करें तो उत्पादन पर भी इसका असर पड़ेगा, और अगर विसंक्रमण नहीं करें तो बहुत सारा हानि हो सकता है। ऐसा भी स्थिति है एक एक जगह में, जैसा हमारा संताल परगना हो सकता है या जो कोलान रीजन में, ऐसा भी स्थिति आया है कि 70% तक भी हमारा जो फसल का घाटा हुआ है। अच्छा। और ये जो मेजर रीजन रहा विसंक्रमण के बिना। बाकी और कारण अलग हैं, लेकिन विसंक्रमण अगर नहीं करते हैं तो नुकसान बड़ा हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों, ये ज़रूरी है कि आप विसंक्रमण अवश्य करें। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि विसंक्रमण कब करना चाहिए और विसंक्रमण क्यों जरूरी है, लेकिन किसान भाइयों का अब इसके तरीकों के बारे आप बताते तो अच्छा होता कि किस तरह से विसंक्रमण करें किसान भाई। जैसा मैं पहले बताया, जो फसल के पहले का अभी समय नहीं, फसल अभी हो चुका है। जो फसल होने के बाद, जैसा जो हम जो भी गोटी को जो हम निकालते हैं, छोटा मोटा जो ब्रांच रह जाता है उसमें, उसको पूरा निकाल देना है, ताकि उसमें जो भी बीमारियां फैलाने का जो भी कृमि होगा उसका हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ जो है, जो जब फसल होने के समय में बहुत सारा जो लिटर के साथ जो नीचे गिरा हुआ, उससे भी बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलता है। वहाँ हम 9:1 रेशियो में हम जो चूना और ब्लीचिंग पाउडर का जो डस्ट हमें उसके ऊपर डस्टिंग करना है, वो दूसरा तरीका हुआ। इसके अलावे बहुत सारा एक गतिविधियाँ है, जैसा फ्लेम गनिंग के साथ, मतलब जो भी हमारा पौधा रहता है उसमें बहुत सारा स्टेम बोरर ऐसा चीज़ बहुत सारा रहता है, उसको फ्लेम गनिंग के साथ हमें उसको जलाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जब फ्लेम गनिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें किसान भाई थोड़ा सा संकोच में रहते हैं कि उससे नुकसान ना हो जाए।
नहीं, ये बहुत ही नियमित रूप में होता है, इससे कोई भी हानि नहीं होता है, क्योंकि जब अभी जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भी आपको बहुत सारा जो, यदि आप बहुत लेट करने से क्या होगा, यदि जलावन का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इस मौसम में कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा भी जो भी जो नीचे जो ग्रास वगैरह जो रहता है, नियमित रूप पे आग भी लगाने से ये जो कृमि आपको कंट्रोल कर सकता है। ये भी एक विसंक्रमण का एक पार्ट है। इसके साथ साथ जैसा मैं बताया था, जो पौधा रहता है उससे भी जो आगे बीमारियां फैलाने का बहुत चांसेस रहता है। और जैसा स्टेम बोरर वगैरह जो रहता है, उसको जलावन के अलावे जो फ्लेम करने के साथ जो वही लाइम और ब्लीचिंग पाउडर, चूना और ब्लीचिंग पाउडर 9 और 1% में मिला के एक पेस्ट बना के जो पौधा को पूरा जो हम उसको पेंट करना पड़ेगा। एक एरिया तक पेंट कर देना, ताकि नीचे से ऊपर नहीं आ सके। 3 फीट तक, हाँ 3 फुट तक वो करना पड़ेगा। वो भी एक पॉइंट है जो विसंक्रमण का। इसके अलावे बहुत सारा जो हमें जो टर्माइट्स रहता है, मतलब जो दीमक का भी बहुत सारा माउंट्स रहता है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाकी जो पेस्ट उसका जो पौधे के ऊपर जो ना लगे। ये सारा जो चीज़ों से पूरा विसंक्रमण हो सकता है। और जो यदि फसल के बाद, मतलब अभी ये काम नहीं करने से ये जो भी बीमारियां वो दो पैथोजन लोड ज़्यादा बढ़ के और नेक्स्ट फसल में बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे कीट मर जाते हैं या उनका केचुल छूट जाता है, उसको किस तरह से, उसका निपटान कैसे करना चाहिए? जैसा जो वायरसेस या बैक्टीरियासिस मैं बताया, उसका ऐसा भी जो गोटी लेने के समय तक उसका जो किसान भाई लोग उसको निकाल ही देते हैं, लेकिन उससे जो पूरा जो नीचे ग्राउंड जो कंटामिनेट होता है, इसके लिए ये जो विसंक्रमण का जो भी तरीका से जो पूरा बीमारियां आगे फैलने का कोई चांसेस नहीं रहता। बिल्कुल। और फफूंद से भी बहुत सारा रोग होता है, जिसकी वजह से भी ये होती है। लेकिन डॉक्टर साहब, जब हम विसंक्रमण करते हैं, आपने बहुत सारे तरीकों को बताया, पेंट से शुरू करके जो नीचे जो लीटर गिरता है उसकी साफ सफाई से लेकर फ्लेम गन से साफ करने की बात, सारी बातें आपने बताई। जब हम ये तरीका अपनाएं विसंक्रमण का, कि कौन कौन सी सावधानियां अपनाई जानी चाहिए ताकि विसंक्रमण सही ढंग से हो सके, किसी तरह का कोई जीवाणु या किसी तरह का कोई बैक्टीरिया या कोई ये जो है कीट जो है वो छूट ना जाए, तो सावधानियां क्या क्या अपनाई जानी चाहिए? ये एक चीज़ है, ये जो सभी विसंक्रमण करने से जो कृमि कोई भी नहीं छूटता है, लेकिन जैसा आप खुद बताए, ये जो फ्लेम गनिंग हो सकता है या नियमित रूप में हम जलावन करते हैं जो ग्राउंड में, ये सभी विसंक्रमण करने के लिए, उस समय में थोड़ा सा आग फैलाने का वो हमें जागरूकता से वो काम करना पड़ता है। वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है, जो नीचे जो भी साइड ब्रांचेस रहता है उसको भी निकालना पड़ता है, ताकि जो पौधा जो भी रहता है अच्छा से ग्रोथ हो सकता है अगले फसल के लिए। अच्छा, ये काम करना। तो ये सावधानियां जरूरी है। वो जलाते वक्त वो ध्यान रखना चाहिए कहीं मतलब किसी तरह का कोई आग वगैरह वो एक चीज़ है, जो भी हमारा किसान भाई लोग इसका फ्लेम गनिंग करेगा या जो ब्लीचिंग पाउडर के साथ वो जो मिश्रण कर रहे हैं, उस समय में वो ताकि उनका नाक और आंख में कोई उसका कोई मतलब डस्ट वगैरह नहीं होना है, उसके बच के रहना है। और मात्रा भी सही रखनी चाहिए। मात्रा जो भी है, जैसा मैं बताया 9% जो चूना और 1% ब्लीचिंग पाउडर, सही ढंग से उसको मिश्रण करके जो डस्टिंग के लिए भी ठीक से मिश्रण करना है, ताकि ब्लीचिंग पाउडर सेपरेटली नहीं जाना है। और ये जो पेस्ट करने के समय में भी सही मिश्रण वो जो पानी में डाल के वो जो पेस्ट करने लायक बनाना है। तो ये जो आपने कई तरह की चीज़ों के बारे में बताया, कुछ दवाइयाँ वगैरह भी होती है, तो ये सामग्रियाँ किसान भाइयों को कहाँ से मिलेंगी? ये किसान भाई कहाँ जाएँ ताकि उनको ये सामग्री मिले और सही ढंग से उचित मूल्य में भी मिल सके? अभी ये जो मूल्य जो है, ये बहुत सारा जो भी मैं बताया, ये विसंक्रमण का चीज़ हमारा सिल्क समग्रा 2 जो हमारा जो स्कीम जो है, उसके अंतर्गत जो हमारा राज्य सरकार का रेशम विभाग की तरफ से सभी किसान भाइयों को इसका जो जानकारी भी है और जो मिलने का जगह जगह में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी जगह में है। इसके अलावे अभी जैसा जो टेसा डेवलपमेंट फाउंडेशन ऐसा NGOs है, वो उनका जो समूह के पास भी इसका अवेलेबिलिटी है।
अच्छा। और इसके अलावे जो हमारा राज्य सरकार का बहुत सारा जो स्कीम जो है उसके अंतर्गत मुफ्त में भी किसान भाई जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से मिलने से ये मिलेगा। बिल्कुल। जब हम विसंक्रमण की बात करते हैं, आपके अनुसंधान केंद्र में प्रशिक्षण की बहुत बातें होती है, प्रशिक्षण का एक संस्थान ही है वो। तो जैसे विसंक्रमण से संबंधित कोई प्रशिक्षण लेना चाहे तो वो किस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है? क्या प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था है इस विषय पर? प्रशिक्षण 3 तरफ से इसका उपलब्ध हो रहा है। एक है जो हमारा सेंट्रल टेसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम जो सभी जो तकनीकी जो विषय में विसंक्रमण के साथ साथ हमारा जो राज्य सरकार का सभी विभाग अधिकारियों को देते हैं। इसके अलावे जो हमारा किसान लोगों को भी देता है, इसके साथ साथ हमारा एक रीजनल सेरिकल्चर रिसर्च स्टेशन दुमका में भी है और एक P4 चक्रधरपुर में है और करसवा में, मधुपुर में, खाटीकुंड, ये सभी जगह में जो केंद्रीय रेशम बोर्ड का इकाई है वहाँ जो हमारा विसंक्रमण के बारे में पूरा जो प्रशिक्षण मिलता है। इसके साथ साथ हम एक कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स को हम सभी जगह, ये दोनों हमारा जो संताल परगना और कोल्हान में जहाँ है, ये सभी जगह में हमारा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स के तरफ से भी प्रशिक्षण किया जाता है। इसके साथ साथ कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन की जो बात करते हैं वो जाकर वहाँ पर बताते हैं, वो क्षेत्र पर ही जाकर बताते हैं। क्षेत्र का ही लोग हैं, वही गांव का ही लोग हैं, उनको हम प्रशिक्षण दिलवाए हैं। अब वो बता रहे हैं। हाँ। अच्छा, मतलब एक चेन है। हाँ। आपके यहाँ से वो शुरू होता है। हाँ। फिर वो अपने क्षेत्र में वो 2.5 लाख तक जो हमारा किसान लोगों के पास हम नहीं जा सकते, ये माध्यम हम तैयारी किए हैं। इसके साथ साथ अभी जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र वो भी हम अभी जुड़े हैं। अच्छा, कृषि विज्ञान केंद्र का भी जुड़ा हुआ है। के माध्यम से भी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तरफ से KVKs को भी हम इन्वॉल्व किए हैं। अभी सभी प्रशिक्षण दे रहा है अभी। तो जैसे प्रशिक्षण की आपने बात की, तो बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो प्रशिक्षण लेने से इसलिए डरते हैं कि कहीं उनको आर्थिक रूप से बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कमज़ोर हैं, उनको लगता है कि प्रशिक्षण के लिए काफ़ी पैसा खर्च हो सकता है, ये मुश्किलें हो सकती हैं। तो जो प्रशिक्षण का तरीका है वो कैसे किसान प्राप्त कर सकते हैं? अभी कोई भी प्रशिक्षण वो जो हमारा संस्थान में हो रहा है या दुमका में हो रहा है या बाकी जगह में जो बताया, ये सभी जगह में पूरी जगह ये कोई इसके लिए चार्ज नहीं करते हैं। इसके साथ साथ अभी जो किसान भाई के साथ ही सेरिकल्चर रिसोर्स सेंटर हम अभी खोल रहा है जो करसवा के बगल में, ताकि वहीं का जो प्रोग्रेसिव फार्मर, वहाँ किसान लोगों को कंटिन्यूसली पूरा साल भर प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके लिए जो भी गतिविधियां का हम उनको ट्रेन करते हैं, उनका जो ज़रूरत है जैसा जो ट्रेनिंग मटेरियल, वो सब जो हमारा संस्थान दे रहा है। अच्छा, तो अभी जैसे तसर का तो क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, विसंक्रमण पर हमने बहुत बात की। अभी कौन कौन सा कार्यविधि, कौन कौन सा काम चल रहा है तसर के क्षेत्र में, ये जानना भी किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है। एक हुआ हमारा जो गोटी जो हार्वेस्टिंग हो चुका है, अभी उसका खरीदारी सब हो चुका है। अभी किसान भाई विसंक्रमण ये होगा। इसके अलावे जो समूह जो अभी जो बीज का गोटी जो उससे जो आगे बेसिक सीड बनेगा, वो गोटी का वो लोग खरीदा गया है। उसको जो बीजागार में सही तरीक़ा से उसका जो डिसइंफेक्शन वगैरह जो विसंक्रमण करके वहाँ हाइजीन वगैरह मेंटेन करके जो उसका रखरखाव करके, क्योंकि आगे जून तक इसका वहाँ जो प्रिजर्वेशन होगा ताकि आगे जो क्वालिटी बेसिक सीड बनेगा। और उस चीज़ में समय समय पे उसमें भी हमारा जो जॉइंट डिसीज मॉनिटरिंग है जो राज्य सरकार को भी इन्वॉल्व करते हुए, ताकि उसमें कोई रोग को होने से उसको समय समय पे निकाल के चार्ट के निकालना, और जो भी अगले जो सीड क्रॉप के लिए जो छटाई जो कटाई ये सभी चीज़ करने का, ये सभी चीज़ अभी आगे 3-4 महीना का वही काम करना। तो जो किसान भाई गोटी रखते हैं ले जाकर, जो अपना बीजागार में रखते हैं ले जाकर, उनके लिए क्या सुझाव है? वो किस तरह से बीजों को रखें ताकि ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहे और किसी भी तरह का कोई रोग नहीं? विसंक्रमण तो जो किया उससे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके अलावा भी कुछ और जानकारियाँ जो आप देना चाहेंगे? ये किसान भाई लोग नहीं करते हैं, उनका समूह करता है। ये जो भी है बीज कोष जो अभी खरीदा गया है, ये मैं जैसा बताया, ये 6 महीना उनको जो वहाँ
प्रिजर्व करना पड़ता है। उस समय में जो हमेशा वहाँ पूरा हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है। विसंक्रमण करने के बाद वहाँ रखते हैं। वो जो टांग के माला, जो माला में टांगने के पहले पूरा जो मृत कोश निकाल के जो भी है उसका जो कोश रहता है उसका प्यूपे टेस्ट करवाते हैं। और बीच बीच में जो डिसीज मॉनिटरिंग टीम जो जाता है क्या वो जो बीज कोश ठीक से है या नहीं है, यदि उसमें कोई पेब्रिन वगैरह होगा तो उसका चटाई करने का मतलब छांटना है। ये सभी चीज़ अभी वो करने का काम चलेगा। बिल्कुल। तो जैसे बीजागार में कोई प्रवेश करता है, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो समूह में रखे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अंदर जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उनको क्या सावधानियां दी जानी चाहिए ताकि किसी भी तरह का कोई रोग ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो जो बीज हैं हमारे? अभी जब से समूह से, अभी पहले जो केंद्रीय रेशम बोर्ड और राज्य सरकार के अलावे जब से समूह ये काम में लग गए, ये पूरा ISO सर्टिफाइड जो भी ये समूह है, ये जो उनका जो भी बीजागार, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी जो विसंक्रमण के अलावे उनका जो बीजागार जो प्रवेश करने के पहले वहाँ जो ब्लीचिंग पाउडर और लाइम का जो वहाँ पूरा जो मिश्रण उसका उपयोग करके ही अंदर जाना चाहिए। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि किसी भी तरह कोई ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि प्रक्षत का विसंक्रमण बहुत जरूरी है, इससे उत्पादन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उत्पादन अच्छा हो और साथ ही साथ आपको अच्छी आमदनी मिले, तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आपसे भी चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार।